अच्छी अच्छी चीज बताई आपने अब मुझे। आप आइडिया सोचो। है, एक क्वेश्चन है आपके हिसाब से, ये जो बुल मार्केट है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा लीड करेगी, जैसे इंटरऑपरेबिलिटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर RWA रियल वर्ल्ड यूटिलिटी या कुछ और? जो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका एआई भी आंसर नहीं दे पाती है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है, कॉइन ब्यूरो साउथ एशिया डायरेक्टर। और आज हमारे साथ बहुत मशहूर और बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं। उनका नाम है काशिफ रज़ा, और हमारे साथ हमारे होस्ट भी हैं अभी। तो ज़रा काशिफ भाई से इंट्रोडक्शन लेते हैं। काशिफ भाई, ज़रा अपने बारे में बताएं, कैसे हैं आप? जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया बहुत बहुत चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, मैं इंडिया में कंटेंट बना रहा हूँ 2017 से। कंटेंट बनाने का कोई मेरा प्लान नहीं था, ना ही क्रिप्टो को मैं जानता था। कंटेंट बनाना भी मुझे सिर्फ मैं फेसबुक पे था। तो बेसिकली क्या है कि ये समझ लीजिए कि जर्नी बड़ी थोड़ी दर्दनाक थी। उसमें जॉब करता था मैं, और ऐसे ही किसी दोस्त ने बिटकॉइन के बारे में बताया, और तो मैं थोड़ा फैसिनेट हूँ तो नहीं हुआ। स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि यार कैसे, मतलब उस टाइम पे तो बिल्कुल कोई सोर्सेज भी नहीं थे। जैसे आज तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और बहुत सारा मीडिया आउटलेट है सीखने के लिए। सीखने के सोर्सेज नहीं थे उसको। हाँ। उस टाइम ना सिर्फ क्रिप्टो होता था और पॉन्जी स्कीम्स होती थी। बीच में कोई तीसरी चीज नहीं थी। मतलब या तो क्रिप्टो की एक्सचेंजेस थी, या क्रिप्टो के जब मीडिया के नाम पे ना ज़्यादातर जो मीडिया आउटलेट्स थे वो पॉन्जी स्कीम को रन कर रहे थे या प्रमोट कर रहे थे। स्कैम्स तो बेसिकली। हाँ, स्कैम कह लो, हाँ बेसिकली। तो उसमें माइनिंग के नाम पे बहुत लोग इन्वेस्टमेंट मांगते थे कि हाँ, आप हमें दो, हम आपके बिटकॉइन को डबल कर देंगे 18 महीने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह की स्कीम थी। तो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया, तो समझ शुरू में तो नहीं आया। बाद में थोड़े दिन बाद मुझे इंक्वायरी हुई कि थोड़ा सा करता हूँ। जब चीज़ें समझ में आई तो फिर गलती ये करी कि लोन ले लिया, और काफ़ी इंटरेस्ट पे ले लिया। तो जो कि गलत काम है, मैं आज बिल्कुल भी उसको प्रमोट नहीं करता हूँ। बिटकॉइन खरीदने के लिए? हाँ, पर्सनल लोन ले लिया। हाँ, अच्छा। बैंक गया, जॉब करता था। ओके। जॉब में जो भी मैं बैंक गया और पर्सनल लोन मांगा मैंने बैंकर से, और उसको बोला कि लोन लेके मैंने फिर इन्वेस्ट किया। और वो इन्वेस्टमेंट फिर जो मतलब ये समझ लीजिए कि हालात ऐसे हुए कि जैसे ही इन्वेस्ट किया एक्सचेंज के ऊपर, और वो जो स्कीम थी उसके अंदर मुझे मोटिवेट किया किसी ने कि भाई ये इसमें ऐसा ऐसा होता है, वो आप लगा दो और ये कर देंगे वो कर देंगे, डबल हो जाएंगे। तो जैसे ही वो इन्वेस्ट किया वो कंपनी फिर भाग गई। ओ। तो फिर ये ईएमआई ऐसा देता मेरे रहा साथ मैं। भी हुआ है। हाँ, तो सही कह रहे हैं, हर ये महीने। 2017 में बहुत हुआ है। हाँ, 2017 में ऐसी बहुत कंपनियां थी, तो फिर मैं ईएमआई देता रहा। और मेरा एक बोला, ऊपर से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता था, तो एक तरफ बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा था, दूसरी तरफ मैं ईएमआई दे रहा था। जबकि मैं अच्छा खासा मतलब रिटायर हो सकता था, लेकिन मैं उस समय को नहीं भूलता हूँ। लेकिन यह है कि उस ज़माने में जब बहुत ज़्यादा मतलब दिमागी रूप से बड़ा परेशान भी रहने लगा, नौकरी में भी प्रेशर बढ़ने लगा, इतना बड़ा लोन और उसकी ईएमआई। हाँ, लेके तो इन्वेस्ट किया वो सब कर चुके थे। हाँ, तो बस फिर वहाँ से ना अपने ना मैं दिमाग को थोड़ा सा ना बांटना चाहता था कि मैं थोड़ा दिमाग को इधर उधर लगाऊं। तो मुझे पहले तो मैंने अपना सब इंडस्ट्री से निकल गया था। फिर वापस से 2017 के ना बीच में फिर मेरे को लगा कि मैं वापस चलता हूँ और इसको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें और लोग कितने पट हो रहे हैं। मतलब पहले तो ये संभावना देता हूँ कि इसमें लोग, क्या मैं ही अकेला तो नहीं था। देखा कि हर दिन लोग पट हो रहे हैं इसमें। पट मीन्स के लोग बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल। तो नुकसान खा रहे हैं। फिर वहाँ से लगा कि यार इसकी जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदार देखा तो मीडिया को जिम्मेदार देखा मैंने। मतलब है तो जिम्मेदार बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो मीडिया को देखा कि यार यूट्यूब से लेके काफ़ी सारे ट्विटर हैंडल स्कीमों को प्रमोट करते हैं। फिर मुझे लगा कि यार कोई लेजिट काम करके देखते हैं कि चलो कि ना एक इसमें बिटकॉइन की कोई गलती नहीं थी, सतोशी नाकामोटो की कोई गलती नहीं थी, बिटकॉइन का नेटवर्क ठीक था, इथेरियम भी ठीक था। मुझे लगा यार गलती मुझसे ही हुई डिसीजन मेकिंग में, और मैं इन्फ्लुएंस हुआ मीडिया से, तो क्यों ना मीडिया के अंदर कुछ बेहतर करते हैं। वहाँ से बस एक ये नहीं पता था कैसे करते हैं, ट्विटर कैसे क्या होता है। फिर मैंने ट्यूटोरियल देखा ट्विटर का कि कैसे चलाते हैं। फेसबुक के अलावा कोई अकाउंट आता नहीं था करना। फिर वो ट्विटर को सीखा, फिर यूट्यूब को देखा कि कैसे करते हैं, इसका भी ट्यूटोरियल देखा। फिर ये दोनों चीज़ें करके फिगर आउट हुआ कि अच्छा इसको ऐसे कंटेंट दिमाग के अंदर जो था उसको फिर
मैं और मेरे को फाउंडर हैं, तो उनके साथ पीटी मिलके, देंगे। नहीं, क्रिप्टो कानून था हमारा एक चैनल। तो ओके। हमने क्रिप्टो कानून चैनल को शुरू किया था, जो रेगुलेटरी न्यूज़ देता था, क्योंकि ये उसमें हमने आपने ना यूट्यूब पे शुरू किया था? आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा ट्विटर हूँ, पे या ट्विटर पे? अच्छा ट्विटर पे अच्छा अच्छा। क्रिप्टो कानून शुरू किया था, और यूट्यूब पे भी था। फिर ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, ये टेक ओवर कर ली थी कॉइनेक्स ने, जो कि एक टैक्स प्लेटफॉर्म है। तो ओके। हाँ, तो क्योंकि हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, तो इसलिए फिर वो लेकिन उसका पर्पस ये था कि लोगों को कंटेंट पसंद आने लगा, और तब से मेरी जर्नी शुरू हो गई। उसका क्रेडिट ये मैं देता हूँ कि शायद अगर वो नहीं हुआ होता, तो अब जब मैं अपने पास्ट में जाके अपनी लाइफ को देखता हूँ, तो ज़िंदगी में चीज़ें कई बार ऐसा होता है ना कि हर्डल्स इसलिए भी आती हैं कि आपको कोई नई जगह पे ले जाना है ज़िंदगी ने, या कहीं आप अलग जगह पे पहुँचना, अगर वो नहीं होता। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अलग हाँ, करने के लिए। तो फायर जो अंदर कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ भी करने की एक आग होती है। अगर आज आप यहाँ बैठे हो, आप दोनों, कुछ ना कुछ आपकी भी ज़िंदगी में हुआ होगा कि यार आग लगी होगी अंदर से कि यार मुझे ना ये करना है। और मैंने बिल्कुल देखा सही कह रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की जो लाइफ होती है उसमें, ज़्यादातर लोगों की उसमें गरीबी बहुत बड़ी आग होती है। जैसे कि आदमी ने बचपन में बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी हो, तो उसके जीवन में ना आग होगी कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, तो बहुत, है ना। तो फिर वो अपने जीवन को देखता है, और पास्ट में वो जाके देखता है कि अरे यार, जहाँ मैं आज हूँ, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ होऊंगा, मुझे इतने सारे लोग जानेंगे, मेरे इतने सारे लोग मेरी बात को सुनेंगे, मतलब ये तो एक ड्रीम जर्नी है। तो आज मैं सोचता हूँ कि एक तरीके की मैंने स्कूल की फीस दी या कॉलेज की फीस दी थी, वो बस ऐसा ही है। जो लोन जैसे लिया था आप। हाँ, जैसे वो जो अब लोन लेके जो भाग गया था, एक तरीके से ये समझो कि कॉलेज की फीस थी एक तरीके की, वो ये था, सही बात। एडमिशन फीस जिसे कहते हैं ना, एडमिशन फीस, वो था। हाँ हाँ। तो करंट बिटकॉइन की प्राइस को देख के आपको करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से क्या लग रहा है? अपने को कोई पुल बैक रिवर्सल देखने को मिलेगा कि ओनली अप? यार मेरा ये देखो, मेरा ये टेक है कि बिटकॉइन जो है ना, वो साइक्लिक है। जो मैं इतने सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 2016-17 से एक साइकिल है, और वो साइकिल जनरली 4 साल की है, और ये साइकिल बाय डिज़ाइन है। तो भाई, इसमें बुल मार्केट भी आनी है, बेयर मार्केट भी आनी है। अभी हम जिस फेज में हैं, वहाँ वो साल है जिस साल में इतनी सारी एक्टिविटीज हुई हैं, इतना कुछ हुआ है कि बिटकॉइन के इतिहास में, बिटकॉइन की जब हम हिस्ट्री को देखें, तो ऐसा ऐसा कोई हाविंग तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो बाय डिज़ाइन है, हाविंग होती है 4 साल बाद। अब जो यूएस का इलेक्शन है, वो भी हाविंग वाले साल में होती है, वो भी बाय डिज़ाइन है। लेकिन इस बार जो 2024 में हुआ है ना, वो बहुत कुछ हुआ है। इस बार 2024 में हाविंग भी हुई, और इस बार यूएस इलेक्शन भी हो गया। लेकिन जनवरी में जो बिटकॉइन ईटीएफ आया था ना, उसने एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस की जो जो भरमार हुई है, आप अगर मैं नंबर्स जो आ रहे हैं ना इस टाइम, वो मतलब कभी नहीं सोचा था यार कि जनवरी मैं में आपकी बात से बिल्कुल बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आता है। और आज बिल्कुल एग्री करता हूँ। यूएस के 3,000 ईटीएफ्स में जो टॉप 3 ईटीएफ्स में ब्लैक रॉक का आ गया है, सोचिए। ब्लैक रॉक का आ गया, $1 बिलियन से ज्यादा का आई बिलीव उनका स्पॉट का, और जिसने गोल्ड के ईटीएफ को फ्लिप कर दिया है। हाँ, मुझे गोल्ड लगता है की ये बहुत बड़ी बात है बीटीसी के हाँ, बुल साइकिल के लिए, स्पेशली ये जो आप साइकिल से बात कर रहे थे। आई कंप्लीटली एग्री विद यू काशिफ भाई देयर। तो जी, और एक continue। और चीज़ हुई है, एक और चीज़ हुई है जो बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, वो ये कि माइक्रो स्ट्रैटेजी की जो प्लेबुक है ना, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर ने एक डेड कंपनी, डेड सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसकी अगर आप जिसका जगह कहते हैं ना कि जिसका ग्राफ जो था, उसका स्टॉक का ग्राफ ऐसा लगता था जैसे जैसे एक आदमी की स्ट्रेट लाइन हो जाती है ना जब उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है, तो वैसे ही माइक्रो स्ट्रैटेजी की स्टॉक प्राइस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी। जब से उसने बिटकॉइन के प्लेबुक को, जैसे उसने बिटकॉइन को उसने अपनी बैलेंस शीट पर डाला, एकदम जैसा लगा स्पाइक। आज जो माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर है, उसने मतलब सोचे कि एनवीडिया को भी बीट कर दिया, और कितने सारी जो मैग्निफिसेंट 7 जिन्हें हम कहते हैं, चाहे मेटा को ले लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, एप्पल को ले लो, पिछले अगर आप 2020 से रिटर्न देखेंगे तो माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर ने सबको बीट करा, यहाँ तक कि बिटकॉइन के रिटर्न को भी बीट करा है। तो ये दर्शाता है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी की कॉपी करी मेटा प्लैनेट ने। मेटा प्लैनेट जापानीज की माइक्रो स्ट्रैटेजी है,
उसके बिल्कुल। स्टॉक ने भी, वो भी डेड स्टॉक था, उसने भी भाई रिटर्न देना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? एक बहुत बड़ा अपडेट है जो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अभी तो सबसे बड़ी चीज होने जा रही है ये, सारी डेवलपमेंट एक तरफ रख दो, आप बिटकॉइन ईटीएफ एक तरफ रख दो, माइक्रो स्ट्रेटेजी की प्लेबुक एक तरफ रख दो, ईटीएफ के अंदर जो पैसा आ रहा है वो भी एक तरफ रख दो। अभी तो पार्टी शुरू होनी है 3 जनवरी को। 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है दो, और वो अनाउंसमेंट है कि एक तो जो अकाउंटेंसी का कानून है अमेरिका में, 1 जनवरी से एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। अभी तक क्या था कि जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी की ने बिटकॉइन खरीदा, और माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो बिटकॉइन ने, सपोज उसने $50,000 का खरीदा, ठीक है। एक बारी माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो ने जब वो बिटकॉइन खरीदा तो वो $15,000 पे गया था, आपको याद होगा, $15,500 पे। जी जी। तो अभी जो करंट कानून है अमेरिका के अंदर, बुक्स के अंदर माइक्रो स्ट्रेटेजी अपने जो बिटकॉइन है उसको अकाउंट्स के हिसाब से $15,000 ही दिखा सकता है, जबकि ओके। बिटकॉइन अभी है $75,000 पे। 77, हाँ 75 मान लो, तो 77 उसकी जो बुक्स हैं, उसकी बुक्स में उसको लॉस दिख रहा है अभी। जैसे कोई बाहर से माइक्रो स्ट्रेटेजी को देखेगा तो वो देखेगा ये कंपनी की एसेट लॉस में चल रही है। लेकिन आप तो अभी मुझे ये कह दोगे कि सर वो तो प्रॉफिट में है। नहीं, वो प्रॉफिट में कैलकुलेटर पे है, मतलब किताबों में है, लेकिन जो उसकी बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में माइक्रो स्ट्रेटेजी की जो वैल्यू है वो गिर गई। उससे प्राइस टू अर्न रेशियो, पीई रेशियो पे फर्क पड़ता है। जो उसकी जो शेयर वैल्यू है, जो वो मैकेनिज्म्स है ना, जो उसके शेयर के प्राइस को इवैल्यूएट करते हैं, वो अभी उसको नुकसान में दिखा रहे हैं एसेट को। तो ये कितने कितने टाइम बाद अपडेट होता है ये अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल है वहां पे कि जो रिस्की एसेट्स हैं, जो ये बिटकॉइन हो गया उसमें, या और भी कुछ एसेट्स होते हैं जो स्पेकुलेटिव एसेट्स कहते हैं इन्हें, उन एसेट्स की अकाउंट्स के हिसाब से कैलकुलेशन जो है वो इसी तरीके से होती है। ये कानून 1 जनवरी से चेंज हो रहा है, इसीलिए अभी बहुत सारी कंपनीज बैलेंस शीट पे नहीं डाल रही थी बिटकॉइन को। उनको ये लगता था कि यार अगर हमने बिटकॉइन $70,000 पे लिया और वो गिर के $50,000 पे चला गया तो हमारी बुक्स के अंदर नुकसान शो होगा 50,000, तो हमारी कंपनी को लॉस दिखेगा, तुम्हारी प्राइस टू अर्न रेशियो फिट होगी। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो यार्डस्टिक्स देखते हैं, उस हिसाब से वो कंपनी का शेयर प्राइस मूव करता है, और उस हिसाब से वो कंपनी जो है वो उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग इवेल्युएट होती है, उस हिसाब से उसे क्रेडिट रेटिंग मिलती है। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने तो रिस्क ले लिया, बाकी कंपनीज ये बड़ा रिस्क नहीं लेती। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां नहीं रिस्क लेती कि यार अगर हमने बैलेंस शीट पे डाल दिया और ये अगर $20,000 पे चला गया तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग हमारी कंपनी में खराब हो जाएगी मार्केट में। बहुत सारी कंपनियां 3 जनवरी का वेट कर रही हैं। जैसे ही 3 जनवरी 4 जनवरी निकलेगी, अकाउंटेंसी प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। अब अकाउंटेंसी प्रिंसिपल अमेरिका में ये कहता है कि अगर बिटकॉइन आपने $70,000 का लिया और वो गिर के आ गया $50,000 पे, फिर वापस वो चला गया $80,000 पे, तो आपकी बुक्स जो है वो करंट मार्केट वैल्यू पे वैल्यूड होंगी, उस पे नहीं होंगी, डायनेमिक प्राइसिंग पे होंगी। इससे क्या होगा, कंपनियों की बाढ़ आने वाली है जो अपनी बैलेंस शीट पे डालेंगे। एक तो हो गया ये। दूसरा, BIS ने, जो सेंट्रल बैंक का सेंट्रल ये बड़ी नहीं, अब आप सोचो, बिल्कुल सारी डेवलपमेंट एक तरफ रख दो, सारी एक तरफ रख दो, और इस डेवलपमेंट को लो जरा। इससे क्या होगा कि अमेज़न की हिम्मत खुलेगी, तब भागेंगे अब इसको अपने पोर्टफोलियो में बड़ी कंपनियां जो काम ही आएगा। ये भी जैसे आपने बताया कि एक अगर प्राइस कम होगी तो उनके शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट कम होगा, लेकिन अब अगर डायनेमिक प्राइसेस होते, आप सोचो माइक्रो स्ट्रेटेजी का एसेट अभी $15,000 के हिसाब से दिख रहा है, यही अगर 75,000 के हिसाब से दिखे तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है ना, उसकी बुक वैल्यू बढ़ जाएगी ना। अभी बुक वैल्यू नीचे दिख रही है, हाँ ऑलमोस्ट 5x हो जाएगी ना। हाँ देखो, अब कहने का मतलब ये है कि अब ये चीज अकाउंटेंसी प्रिंसिपल चेंज होगा, और जो बैंकिंग और BIS, जो सेंट्रल बैंक्स का बैंक्स है, BIS ने कह दिया है कि आप 1% जो है वो सेंट्रल बैंक्स अपना 1% पोर्टफोलियो बिटकॉइन में, क्रिप्टो में रख सकते हैं। ओके, ये भी जनवरी 2025 से उन्होंने अलाउ कर दिया है। इस वजह से सोचो मैंने भी कि इस तरह की एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें
कुछ स्टेट्स का है कि जो अमेरिका की स्टेट्स हैं उनका कुछ ना कुछ रिजर्व जो है वो बिटकॉइन में पड़ा हुआ होगा। तो ये उसी न्यूज़ से अमेरिकन रिलेटेड। स्टेट छोड़ो, अभी जो दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो उनका जो डैडी है वो है बीआईएस। सेंट्रल बैंक्स का सेंट्रल बैंक है बीआईएस। जो गाइडलाइन बीआईएस से आती है वो गाइडलाइंस सारे सेंट्रल बैंक्स फॉलो करते हैं। ये वो ग्लोबल है या अमेरिका है खाली? ग्लोबल है, ग्लोबल, इसको बीआईएस Okay. कहते हैं, बैंकिंग ऑफ इंटरनेट सेटलमेंट। ये सेंट्रल बैंक्स का सेंट्रल बैंक है, मतलब सारे सेंट्रल बैंक का। इसने इसकी गाइडेंस ये आई है कि 2025 में जो सेंट्रल बैंक्स हैं अगर वो चाहें, मैंडेटरी नहीं है, अगर वो चाहें तो अपना 1% पोर्टफोलियो क्रिप्टो में एलोकेट कर सकते हैं और मैक्सिमम 2%। ओके। और अब जो 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 सेंट्रल बैंक्स हैं, अब कोई देश का, किसी देश का सेंट्रल बैंक सपोज करो कि अपना 1% पोर्टफोलियो बिटकॉइन को एलोकेट करता है, तो वो किसको करेगा? मीम कॉइन्स को करेगा? नहीं, वो कौन को किसी करेगा? वो या करेगा फिर यार, वो Bitcoin? कहेगा, वो कहेगा सबसे सेफर बेट को लूंगा मैं, तो बिटकॉइन को लेगा। ऑफ कोर्स। तो अभी तुमने देखा होगा ईटीएफ में सबसे ज्यादा पैसा किस में जा रहा है? बिटकॉइन में जा रहा है। जबकि इथेरियम का भी ईटीएफ है। हाँ, तो- लेकिन इथेरियम के अंदर नजर नहीं आ रहे ऐसे हाई वॉल्यूम्स। यही कारण है, क्योंकि उनकी भी रिसर्च ये कहती है कि बिटकॉइन जो है ज़्यादा इसकी जो लिमिटेड सप्लाई, इसकी जो हैश रेट, इसकी जो सिक्योरिटी, वो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू बिटकॉइन है। बट अगर कल को ऐसा नहीं कि इथेरियम में पैसा नहीं आएगा, इथेरियम के अंदर जो बिलीव करने वाली कंपनीज हैं या इंस्टीट्यूशन है, वो इथेरियम को भी में भी पैसा आएगा, लेकिन कभी भी इस लेवल का पैसा नहीं आएगा जो मार्केट के बाद इसकी में हर देख लो। एक क्रिप्टो के अलग अलग फंडामेंटल्स हैं, बट क्रिप्टो किंग तो बिटकॉइन ही है, अनडिस्प्यूटेड किंग। बिल्कुल। तो यार अब तुम बताओ कि कोई बंदा कैसे बुलिश ना हो? बिल्कुल सही बात है। तो हाविंग भी हो गई, प्रेसिडेंट, अच्छा इसकी बात तो हमने करी नहीं, ये तो एक तुक्का लग गया, मतलब ये तो कह लो, ये तो किसी ने ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिटकॉइन प्रेसिडेंट भी आ जाएगा। सही बात है। तो ये अब आप सोचो कि अब भी अगर आदमी बुलिश फील ना करे तो बेरिश होने का रीजन तो मुझे चाहिए ना, रीजन कोई है नहीं। जी, एक मेरा ट्रम्प। जी हाँ ट्रम्प हाँ की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। जी जी। मेरा मैं भी एक चीज को देख रहा था चार्ट्स के ऊपर, वो है डोमिनेंस बीटीसी की। अब जिस तरीके से आपने बोला कि बीआईएस ने जो बात की है कि बैंक जो है वो चाहे तो 1% पोर्टफोलियो अपना बीटीसी में या क्रिप्टो में एलोकेट कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है सेफेस्ट ऑप्शन बीटीसी है। अब इसी तरीके से दो तीन इंडिकेटर्स, जैसे एग्जांपल देता हूँ, बीटीसी डोमिनेंस पे आपका क्या ख्याल है कि बीटीसी डोमिनेंस क्या पीक पे पहुंच गई है साइकिल की, या जिस हिसाब से मार्केट के अंदर अभी पैसा मजीद आएगा तो बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाएगी? क्योंकि आर्ट्स का बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि भाई आर्ट रैली तो आगे ही नहीं दे रही है, लोग फंस चुके हैं। तो बीटीसी डोमिनेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार मेरे ख्याल से अगर कल से देखो ना, तो बीटीसी की जो डोमिनेंस है उसका उस अभी तो अपने बिल्कुल हमने देखा कि 60 तक पहुंच गई थी, 60% तक पहुंच गई थी। और बिटकॉइन डोमिनेंस जो बुल मार्केट का सबसे पहला जो सिग्नल होता है वो ये होता है कि सबसे पहला काम ये होता है कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 55-60% पे पहुंचती है। वो पहला स्टेप हो चुका है। सेकंड स्टेप होता है एकदम किसी दिन ऐसा लगेगा कि जब आदमी को ये लगेगा ना यार बिटकॉइन के अलावा कुछ नहीं बढ़ने वाला, कुछ भी नहीं बढ़ने वाला, बस उसी टाइम जो बीटीसी टू ईथ का जो रेशियो है वो आप देखोगे ईथ पिक करने लगता है, और वो कल से आप देख रहे हो कि एक मोमेंटम बना। तो अब हो रहा है जो मार्केट, ये सेकंड स्टेप होता है कि बीटीसी से पैसा ईथ में मूव होना शुरू होता है। ये सेकंड स्टेप है। बिल्कुल और बिल्कुल आई एग्री। ईथ ने कल से जान पकड़ी है। ईथ का जो ईथ टू बीटीसी 3 साल का डाउन ट्रेंड है। सोचो डाउन 3-4 ट्रेंड चले साल जा रहा से था। अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड है। अब वो डाउन ट्रेंड जो है वो रिकवर करेगा ईथ। अगर ये ट्रेंड ईथ टू बीटीसी में ईथ पिक करता है तो ये सिग्नल होगा क्लियर कि डोमिनेंस बीटीसी की नीचे आएगी और ईथ की बढ़ेगी। फिर ईथ के बाद फिर आएंगी ब्लू चिप्स, जिसमें सोलाना, बीएनबी, कार्डानो, और आपके जो है जो ब्लू चिप्स हैं उसके अंदर आपके जो बड़े बड़े है एक्सआरपी, इनके अंदर पैसा जाना शुरू होगा। उसके बाद देन फिर ऑल्ट कॉइन्स, एंड लास्ट में फिर आएगा स्मॉल कैप्स के बाद फिर आएगा मीम कॉइन्स। लेकिन मीम कॉइन्स ने इस बार वो ट्रेंड, इस टाइम मीम कॉइन्स सदाबहार है, इस टाइम भी मीम कॉइन्स पंप कर रहे हैं,
लेकिन एक जो मीम कॉइन्स का जो एक क्रेज है वो प्रॉब्ली लास्ट में आप फिर देखोगे, लास्ट में आएगा। फिलहाल जो डोमिनेंस है वो आप, मुझे ऐसा लगता है कल से थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है और ऑल्ट कॉइन्स का नंबर आएगा, लेकिन उससे पहले ईथ और सोलाना और जो बाकी ब्लू चिप्स है उनका नंबर आना है। अभी आप बीएनबी को भी देख रहे हो, 6-6.5%, 7% बढ़ा है। आप सोलाना को देख लो, 200 प्लस चला गया है अभी। और ईथ के बाद अभी तो इसमें और ईथ बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये बाकी जो है ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बढ़ सकते हैं। वो इंक्रीज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा हिसाब से कौन ज्यादा लीड करेगी? यार तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि सबसे तेज़ी से बढ़ेंगी। सबसे पहले तो रियल वर्ल्ड एसेट्स का जो टोकनाइजेशन है, जिस हिसाब से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उतर रहे हैं, और वो फंड्स का टोकनाइजेशन एक बहुत बड़ा एक यूज़ केस है इथेरियम का, और जितनी भी जो सोलाना है हो गया, कि वहाँ पे फंड्स को कैसे हम टोकनाइज कर सकते हैं। और उसमें ब्लैक रॉक का जो बिडल फंड है, या और भी जो जेपी मॉर्गन है, या बाकी जो कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, कैसे वो रियल एस्टेट को और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, बॉन्ड्स को, सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री डिसरप्ट होने वाली है वो है शेयर्स, के शेयर्स को हम कैसे टोकनाइज कर सकते हैं, और उनको हम 24/7 जो है उनकी ट्रेडिंग, ये सारे इनोवेशंस जो है वो रियल वर्ल्ड एसेट्स में, जो हमारे जो एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, उनको हम टोकनाइज कैसे कर सकते हैं, इसको ब्लैक रॉक लीड करेगा। और ब्लैक रॉक लीड भी करेगा, और उसने तो चेन भी फाइनलाइज कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी इनोवेशन वो इथेरियम पे होने वाली है। इथेरियम क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है, ज़्यादा सिक्योर है, और जब बात बिलियंस की, मिलियंस की आती है, तो आप ये देखो कि उसमें आज भी ट्रस्ट इथेरियम पे ज़्यादा बनता है। आज भी आप देखो तो स्टेबल कॉइन्स की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो आज भी इथेरियम के ऊपर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि और इकोसिस्टम पे भी स्टेबल कॉइन्स हैं, वहाँ मिंट हो सकते हैं, लेकिन आज भी जो बड़ा वॉल्यूम है वो इथेरियम पे ही देखने को मिलता है। और इसी तरीके से जो डीफाई का इकोसिस्टम है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ जो मैं अब बोल रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो डीफाई का इकोसिस्टम बहुत बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो डीफाई था ना, वो गैरी गेंसलर की वजह से काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन फील करते थे। डीफाई के लोग वहाँ से निकल चुके थे, कंपनीज निकल चुकी थी, तो डीफाई का इकोसिस्टम वापस से जोर पकड़ेगा। यूनिस्वाप, रेडियम, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, आवे जैसे प्रोटोकॉल्स जो हैं, वो काफ़ी ग्रो करेंगे। लेकिन फिर भी जो मेरा अब भी मानना है वो RWA नंबर 2 पे मेरा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नंबर 1 है। क्योंकि आप देखो जिस हिसाब से AI की ग्रोथ हो रही है, और AI जिस हिसाब से और AI की अब क्रिटिसिज्म भी यही है कि जो AI है वो बड़ी बड़ी कंपनियों का प्लेबुक बन गया है, और वो अपने हितों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसको मैनिपुलेट कर रही, क्योंकि AI को डेवलप करना हर एक के बस की बात नहीं होगी। AI एजेंट को ट्रेन करने में मिलियंस लगते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज ही इसको करेंगी। जब बड़ी कंपनीज करेंगी तो अपने एजेंट को अपने फ़ायदे के लिए वो ट्रेन करेंगी। उनको कोई लेना देना नहीं होगा ह्यूमैनिटी से, कोई लेना देना नहीं होगा इंसानियत से। उनका काम होगा कि हमारी कॉरपोरेशंस की शेयर होल्डिंग वैल्यू कैसे बढ़े। उस टाइम पे अचानक फील होगा कि सेंट्रलाइज AI को कम्पीट कौन कर सकता है, तो वो होगा डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स। उसमें डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स में जितने भी आपके, चाहे वो टाओ है, आपके रेंडर है, आपका आकाश नेटवर्क है, आपके बहुत सारे जो ऐसे जो AI सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा डिसेंट्रलाइज AI। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्ले हैं सारे, कोई ऐसा नहीं कि ये रातों रात होगा। अभी आप सेंट्रलाइज AI के जब खतरे देखोगे ना, तो आपको अचानक लगेगा अरे यार हमें एक डिसेंट्रलाइज AI की ज़रूरत है। और वहाँ पे काफ़ी सारी फाउंडेशंस और फंड्स उसको प्रमोट करेंगे कि यार लेट्स बिल्ड अ डिसेंट्रलाइज AI। तीसरी चीज़ मुझे लगता है डीप इन। अगर आप सोलाना की ग्रोथ देखो तो सोलाना ग्रो इसलिए कर रहा है कंज्यूमर ऐप्स की वजह से। कल का ऊबर, कल का एयरबीएनबी, कल का जूम, कल की जितनी भी जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं, स्विगी, जोमेटो, फूड डिलीवरी, तलाबात, मतलब आप ऐप पकड़ो यार। इस समय जितनी गूगल मैप हो गया, डेटिंग ऐप्स हो गए, जो भी ऐप आज आपके फ़ोन पे है ना, वो सारी की सारी जो कंज्यूमर ऐप्स हैं वो सोलाना पे बन रही। तो सोलाना कंज्यूमर ऐप्स की सबसे बड़ी चेन होगी।
ठीक है, उसको कहीं थोड़ा बहुत compete करेगी सुई, जो कि obviously emerging है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सोलाना विल डू वेल, और खासकर से जो डीपिन है। हाँ जी, एप्टोस की बात क्या हाँ ऑब्वियसली क्या सुई एप्टोस, ये सारी सुई एप्टोस में वही टीम है जो लिब्रा की टीम थी, जो तो वहाँ से जो लिखने वाले लोग हैं। मेरा ये मानना है कि डीपिन, और डीपिन में आ जाता है आपका कंज्यूमर एप्स जिसका सोलाना किंग है, और डीफाई एंड आरडब्ल्यू जिसका इथेरियम किंग है, और आपका एआई इज समवेयर इवॉल्विंग ऑन एवरी चेन, लाइक सोलाना पे भी है, और आगे भी वो एआई और तो चेंज पे भी इवॉल्व होगा। एवरी क्रिप्टो प्रोजेक्ट इज पुटिंग एआई इन दिस इट्स ऑब्वियसली यूज केस। कुछ तो एआई देखो का मुझे वीसीस का लगता भी है इंटरेस्ट होता है। फेट FET ने काफी ज्यादा परफॉर्म किया है। हाँ उनके जो प्रोजेक्ट है उन्होंने काफी ज्यादा परफॉर्मेंस की है, स्पेशली एक साल के अंदर अगर हम देखें तो हाँ सेट हो गया। बहुत और ज्यादा। आपको आपको लगता है कि जो एआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दूसरे एसेट से, दूसरे प्रोजेक्ट टाइप से ज्यादा आगे निकल सकते हैं, क्योंकि इसका कंपटीशन और इसकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो बन सकती है? यार वो उससे बड़े अभी तो नहीं, क्योंकि अब आप ये देखो कि जो एआई मॉडल्स हैं जो इस टाइम जो ट्रेन करे जा रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, और जो जो और भी जो मॉडल्स ट्रेन किए जा रहे हैं, जेमिनाई, ये अपनी अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपना कर रही है, बेटा अपना कर रहा है, तो ये जो एप्पल का अपना हो रहा होगा, बैक कुछ लोग तो अनाउंस भी नहीं कर रहे। इनफैक्ट कंट्रीज अपने एआई एजेंट को ट्रेन कर रही चुपचाप। चाइना, आपको क्या लगता है चाइना चुप बैठा होगा? चाइना तो मॉन्स्टर क्रिएट कर रहा होगा। चाइना कभी भी हल्ले में काम नहीं करता है। चाइनीज कंपनी हल्ला नहीं मचाती है, वो चुपचाप पीछे काम कर रही होंगी। हुआवे जैसी जो कंपनी है वो पीछे काम कर रही होंगी, और डेफिनेटली चाइना की गवर्नेंस के अंदर और उनकी डायरेक्शंस पे काम हो रहा होगा, आपको अभी नहीं पता लग रहा होगा। एक्चुअली क्या होने वाला है कि ना, इनके पास पैसे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है उसके पास पैसे हैं, यूएस की कंपनियों के पास पैसे हैं, सिलिकॉन वैली में जो बड़े बड़ी जायंट थे इनके पास पैसे हैं। इनको compete करना भी, डिसेंट्रलाइज एआई इतना छोटा है, और उसके पास सबसे बड़ी बात है फंड्स की का एक चैलेंज। चाहे वो वीसी है, वो अभी ना ये बहुत एक्सपेरिमेंटल स्टेज में। हम डिसेंट्रलाइज का मतलब भी ये होता है, एक और चीज़ बता दो, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सब चीज़ें तो सेंट्रलाइज है नहीं, तो फंड रेजिंग भी क्विक नहीं हो सकती, डिसीजन मेकिंग क्विक नहीं हो सकती, वीसी एकदम नहीं, आप किसी एक सिंगल आदमी की डिसीजन मेकिंग नहीं है। सो अभी चीज़ें इसलिए टाइम लेती है। वहाँ तो क्या है, वहाँ पे चैट जीपीटी बना, एकदम माइक्रोसॉफ्ट को लगा हमें इसे बाय करना चाहिए, उसने चैट जीपीटी ले लिया। अब वो फैसले वहाँ पे भैया बिल गेट्स और उनका बोर्ड ले रहा होगा। क्विक डिसीजन मेकिंग है, कितना पैसा डालना है, और बताओ कितना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, डॉलर तो अनलिमिटेड है, कैपिटल अनलिमिटेड है। यूएस के अंदर कितने % पे लोन मिलता होगा? माइक्रो स्ट्रेटेजी देखो ना, आधे % पे लोन उठा के बिटकॉइन में डाल रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट आधे % पे लोन उठा के क्या एआई के अंदर नहीं डाल रहा होगा? लेकिन डिसेंट्रलाइज एआई के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक का मेरा एआई से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि रातों रात आप मिलियंस में पैसा इकट्ठा रेज कर लोगे। ऑब्वियसली अगर आप पैसा इकट्ठा करने जाओगे वीसी से, तो वीसी बोलता है कि मेरे हिसाब से काम होगा, मेरे हिसाब से ये होगा, मेरे हिसाब से वो होगा। वो फिर डिसेंट्रलाइज नहीं रहेगा, वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज ना स्लो प्रोग्रेस करेगा, लेकिन इवेंचुअली मैं एक चीज़ बता दूं, एआई के अंदर अगर कोई चीज़ सस्टेन करेगी तो वो डिसेंट्रलाइज एआई ही करेगा। ये ऐसा ही है जैसे बिटकॉइन को आज से 10 साल पहले लोगों ने नकारा किया होगा ना कि यार नहीं ये नहीं, ऐसी आज एआई आपको लगेगा कि नहीं यार डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, वो चैट जीपीटी ही नंबर 1 होगा और जेमिनाई ही रूल करेगा, या एप्पल ही रूल करेगा, या मेटा का रूल करेगा। नहीं, रूल तो भाई डिसेंट्रलाइज एआई होगा, क्योंकि वहाँ के थ्रेट्स अभी आपने देखे नहीं है। ऐसे ऐसे थ्रेट आने वाले हैं, ऐसी ऐसी चीजें आने वाली कि आप कहोगे कि भाई वी नीड अ बेटर। हाँ, तो अभी ये डिसेंट्रलाइज एआई ही फ्यूचर है, सेंट्रलाइज एआई को ये अभी compete नहीं कर सकता। लेकिन फ्यूचर में सारा अटेंशन और कैपिटल और लोग डिमांड करेंगे डिसेंट्रलाइज एआई को। अब उसमें जो इनिशियल लेवल पे जो आज के ये समझ लो कि आपको लग रहा होगा कि रेंडर बहुत बड़ा हो गया ऑलरेडी, आपको लग रहा होगा आकाश नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपको लग रहा होगा टाओ बहुत बड़ा है, या और जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो चीज़ें जो एआई के प्रोजेक्ट्स है, चाहे फेच है, नियर है, हाँ, तो नियर प्रोटोकॉल है, आईसीपी है, राइट। तो
अभी देखो एआई के नाम पे बहुत टोकन है, लेकिन वो सारे नहीं चलेंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट। वो सिर्फ एक आपको ही पता है ये कि तो हाइप एबीसी हुई की हुई है बस। अपना। अभी मैं बोल दूं काशिफ एआई, तो क्या मैं मतलब आप मुझ में इन्वेस्ट करोगे? प्रॉब्ली आप शायद कर भी दो, कुछ लोग कर दें। अगर मैं भी अपना चैनल का आप नाम लोग रख दूं कर तो। ही दें, अगर काशिफ एआई अगर आप बनाओ तो कर देंगे हम थोड़ा बहुत। कर देंगे हाँ तो हाँ। यार ये है, वो एआई के नाम पे कुछ भी बिक रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो लोग समझदार हैं, धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादातर तो फेल ही होने हैं। 90%, 99% एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं बाय द वे। वो जो बिल्कुल एक आध बिल्कुल। परसेंट बचेंगे, वो प्रॉब्ली फ्यूचर के माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और ये कह लो कि ओपन चैट जीपीटी कल के, वो अभी आना बाकी है। तो आप थ्रेट्स का भी बता रहे थे कि जो थ्रेट्स आएंगी एआई की, तो वो क्या हम्म आपके नज़र में है? काफी ज्यादा थ्रेट्स हैं यार एआई के। अब आप समझो कि डिसेंट्रलाइज्ड एआई के आप बता रहे थे कि उसके ज़्यादा थ्रेट्स हैं कंपेयर टू सेंट्रलाइज्ड एआई। नहीं, सेंट्रलाइज एआई के ज्यादा थ्रेट्स है। डिसेंट्रलाइज एआई के अच्छा अच्छा। डिसेंट्रलाइज एआई के डिसेंट्रलाइज एआई तो यार ये है ना कि एआई एजेंट को जैसे सपोज करो कि एआई को ट्रेन करना है, तो हम्म, आज वो क्लोज डोर में ट्रेन हो रहा है। सपोज करो हम्म, एक मॉन्स्टर है, उसको आज बंद दरवाजे के पीछे ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एआई का मतलब क्या होगा कि वो जो एआई जो ट्रेन हो रहा है वो ओपन होगा। वो तो पब्लिक के खुलेआम जितना मर्जी है तहलका मचा है। पब्लिक के अंदर उस एआई एजेंट को ट्रेन करने के रूल्स डिफाइन होंगे कि हम इसे एथिकल कैसे बनाएं। अभी जो लड़ाई होने वाली है ना, वो होने वाली एथिकल एआई और अनएथिकल एआई। जो अभी प्रोग्राम हो रहा है ना, वो अनएथिकल एआई प्रोग्राम हो रहा होगा। अब आप बोल रहे हो कि तो आपकी अजम्पशन है यार। एक मुझे एक बात बताओ यार, आज कॉरपोरेशंस अपने शेयर होल्डर को वैल्यू देने के लिए कुछ भी करेंगी। आज नेशंस जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेंगे। वो क्या समझने वाले हैं एथिक्स और एथिकल एआई? आपको लगता है वो एथिक्स के बारे में सोचेंगे? आज से पहले उन्होंने एथिक्स के बारे में सोचा है? राइट। तो लड़ाई जो होने वाली है, सेंट्रलाइज अनएथिकल एआई वर्सेस डिसेंट्रलाइज एथिकल एआई। अब आप बोलोगे कि आपको क्या गारंटी है डिसेंट्रलाइज एआई एथिकल? डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? लेजर ओपन है, लेजर ओपन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मैं कोई नॉन एथिकल बात करूंगा तो क्या होगा? एक तो मुझे पता लग जाएगा कि इसके कोड में क्या लिखा है। दूसरी चीज, मैं गवर्नेंस के थ्रू डिसाइड करूंगा कि हमारे एआई को क्या सिखाया जाएगा। गवर्नेंस मतलब उसकी वोट के थ्रू। वोटिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम में डिसीजन मेकिंग को गवर्न करता है एक डेमोक्रेटिक तरीके से। तो ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। आप समझो ये गेम बिलियंस और ट्रिलियंस की गेम होने वाली फ्यूचर में, और लड़ाई भी बिलियंस और ट्रिलियंस में लड़ी जाएगी। फिलहाल डिसेंट्रलाइज एआई ऐसा है जैसे केजी क्लास का, नर्सरी क्लास का बच्चा, और वो कॉलेज ग्रेजुएट में जा चुका है सेंट्रलाइज एआई। तो अभी तो ये लड़ाई उतनी ही है। इनके पीछे पावर उतना ही है, इन्वेस्टमेंट भी अभी डिसेंट्रलाइज्ड में सेंट्रलाइज्ड को देखते बहुत ही कम है, शायद कुछ परसेंटेज। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो फेसबुक, मेटा और वो सब अपने एआई को डेवलप करने में जो इन्वेस्टमेंट लगा रही हैं, और जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं डिसेंट्रलाइज्ड, उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत बहुत ज्यादा गैप है। जमीन आसमान का फर्क है। मुझे लगता है कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में हमारे पास यहाँ बिलियंस आप और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। टोटल एआई के प्रोजेक्ट्स की मार्केट कैप टोटल कर लो। जो टोटल एआई के प्रोजेक्ट्स हैं उनका मार्केट कैप टोटल कर लो, और अकेले चैट जीपीटी का या जाके माइक्रोसॉफ्ट के आप उसकी ज़रा देख लो टोटल उसका मार्केट कैप। और उसमें चैट जीपीटी तो खैर पब्लिक लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट अकेला 3 ट्रिलियन वाली कंपनी के सामने 100 बिलियन 200 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस नहीं करा होगा अभी तक डिसेंट्रलाइज एआई की जो टोटल जितने प्रोजेक्ट्स हैं। कैसे compete करोगे यार? ये बात कह रहे हैं। लेकिन फ्यूचर इसका ही है। डिसेंट्रलाइज्ड पहले सेंट्रलाइज एआई को लोग एंजॉय करेंगे। आपको ये नहीं लगता है कि सेंट्रलाइज एआई आपको मजा आएगा? लोगों मजा कैसे आएगा? काम नहीं करना पड़ेगा। आदमी कामचोर, तो पहले कामचोर होने में तो मजा आता है ना यार मैं कामचोर हो गया। जैसे सपोज करो आपका बच्चा है भाई, उसको पहले पढ़ना पड़ रहा था ऐसे, आप उसको कहते थे वो ऐसे लिख के लेके जाना है
कि एक बड़ा सा ऐसे लिख के जाना है अपनी सोसाइटी के अंदर पार्क को अच्छा कैसे बनाएं। ये वहाँ की जो डीएम है, जो आपका एमएलए है, पॉलिटिशियन है, उसको लेटर लिखो। तो वो पहले बेचारा सोचता था, अब वो कुछ नहीं करता, एआई पे गया, उसने कहा कि हे चैट जीपीटी प्लीज ड्राफ्ट मी अ लेटर, आई वांट टू राइट अ लेटर टू अ पॉलिटिशियन ऑफ माय एरिया टू इम्प्रूव द पार्क अराउंड मी, इम्प्रूव द फैसिलिटीज। हाउ 2 टू सेकंड बिकम ए प्रॉफिटेबल क्रिप्टो ट्रेडर। है ना, मतलब आप सोचो अब एक्चुअली में लोग एंजॉय करेंगे। तो जब ये वो मेरी हमारी ना हाउ ना टू बिकम प्रॉफिटेबल क्रिप्टो ट्रेडर। अगर तुम सही से प्रॉम्प्ट डालोगे तो दे भी देगा। और वो अभी क्योंकि वो भी लर्न ही कर रहा है इन्वायरमेंट से, वो कल को मीम की स्ट्रैटेजी बताएगा, ठीक है, आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताएगा। और वो छोड़ो, मीम कॉइन खुद ही तो लॉन्च कर रहा है, अब मीम कॉइन्स लॉन्च होने लग गए, ठीक है। आपको एआई खुद मीम कॉइन्स आपको pump.fun पे बना के लॉन्च करके 2 मिनट में मार्केट में ला देगा, ठीक है। और हर मीम कॉइन का एक सोल होगा, एक कैरेक्टर होगा, उसकी एक थीम होगी। थोड़ा ड्रैकोनियन टाइम भी आने वाला है, बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ, और चॉइसेस इतनी होंगी, आपको फिगर आउट करने में बड़ी मुश्किल होगी कि एक अबंडेंस होने वाली, अबंडेंस हर चीज़ की, मीम कॉइन्स की अबंडेंस होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अबंडेंस होगी। इन सब के बीच में जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अबंडेंट हो जाती है, कॉइन ब्यूरो साउथ एशिया जैसे 10 चैनल हो जाए कि कॉइन ब्यूरो साउथ एशिया, कॉइन ब्यूरो ये, कॉइन ब्यूरो वो, कॉइन ब्यूरो ये, जब अबंडेंस कर देगा तो फिर वो चीज़ कमोडिटी हो जाती है, फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती। और इन सारी चीज़ों के बीच में आपने बोला कि बिटकॉइन के बारे में बुलिश क्यों, अकेली ऐसी डिजिटल एसेट जो स्केयर्स है, एक अबंडेंस के अंदर एक स्केयर्स एसेट का होना इतनी बड़ी। बिल्कुल, वो एक फिर उसको और और रुझान देती है कि ये चीज मजीद ऊपर जाएगी, और हर कोई एज ए सिक्योर एसेट उसी को देख पाएगा, कोई और चीज को देखेगा नहीं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ऑलरेडी मौजूद है। तो जहां तक आई थिंक अभी शायद ये पूछना चाह रहे हैं बीटीसी के बारे में कि आपको क्या लगता है, लेकिन मैंने थोड़ा अभी का एक सवाल था वो मैंने आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है बीटीसी, जहां तक हम प्राइस एक्शन की बात करें तो 2024 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो आपको कहाँ तक लगता है बीटीसी कहाँ तक जा सकता है अभी? क्योंकि आपने 3 जनवरी की बात की, लेकिन अभी हमारे पास अभी नवंबर भी पड़ा हुआ है, उसके बाद दिसंबर भी पड़ा हुआ है, तो आपको लगता है ये दोनों महीने हमारे बुलिश क्लोज होंगे? यार मुझे ये नहीं लगता कि ये बुलिश क्लोज होंगे नहीं होंगे, मेरा वो फोकस नहीं है। मेरा ये है कि दिसंबर 2025 में मतलब बिटकॉइन क्या होना चाहिए, क्या रूप लेगा। क्योंकि मैंने बताया कि जनवरी 2025 मैं कभी भी दिनों में नहीं सोचता, मैं सालों में सोचता हूँ। और अगर आप बिटकॉइन को दिनों में सोचेंगे तो हो सकता है आप नुकसान में भी रहें, लेकिन जब आप सालों में सोचना शुरू करते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं कि मुझे बिटकॉइन के बारे में सोचना है तो सालों में सोचना है, मुझे मीम कॉइन के बारे में सोचना है तो मुझे घंटों में सोचना है, मिनटों में सोचना है। इनफैक्ट वो घंटों से मिनटों में आ गया। तो बिटकॉइन को मैं शॉर्ट टर्म क्यों सोचूं, बिटकॉइन को तो मैं लॉन्ग टर्म ही सोचूंगा। और अब तो लोग ये भी बोलते हैं कि वो डेकेड्स में सोचते हैं बिटकॉइन को लेके, और हमने देखा है कि जब आप डेकेड्स में सोचते हो तो एक अलग लेवल का प्राइस मोमेंटम है। जैसे कि आप एआई से पूछ लो कि अगर 50 ट्रिलियन मार्केट कैप होगा, अगर क्रिप्टो का 50 ट्रिलियन मार्केट कैप हो जाए और बिटकॉइन की 40% डोमिनेंस हो, तो बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा 50 ट्रिलियन पे। और 50 ट्रिलियन 10 साल में हो, 5 साल में हो, 7 साल में हो, इतना तो हमें लगता है कि एक दिन तो 50 ट्रिलियन होगा क्रिप्टो का ओवरऑल मार्केट कैप। तो उस दिन बिटकॉइन की प्राइस निकाल के दिखाई मुझे एआई ने $9,52,000 $9,52,000 हाँ, ऑलमोस्ट 16x हो गया अगर करंट मार्केट प्राइस को अपन देखें। ऑलमोस्ट 1 मिलियन बताया उसने कि जिस दिन क्योंकि अभी जो मार्केट कैप है उसको अगर अपन 15x पे ले जाएं तो ऑलमोस्ट 15 to 16x हो गई, वो 15 से 16 गुना हो गई। तो अगर बिटकॉइन की करंट प्राइस जो 70,000 मान के चले, उसको अपन 15 से 16 गुना करते हैं तो ये 9 लाख के आसपास बैठ रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो अब आप मुझे बताओ कि अब ये 5 साल में हो जाए। अब अगर सपोज करो माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी 100 कंपनियां ये प्लेबुक करना शुरू कर दें, डोनाल्ड ट्रंप आके बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट का बिल पास कर दे, ओहो उसके बाद क्या होगा? आप जानते हो उस बिल के अंदर मेंशन क्या है?
आपने वो बिल पढ़ा है? अगर वो पास हो गया तो क्या होगा? नहीं, मैंने बिल नहीं पढ़ा। ओके, तो पढ़ना चाहिए आपको। वो बिटकॉइन एक्ट वहाँ पे प्रपोज करेगी सिंथिया लूमिस, जो है वो सीनेट है, वो इस बिल को कांग्रेस में लाएगी। ऑफ अमेरिका। और उस बिल के अंदर ये लिखा है कि अमेरिका को हर साल 2 हाँ, लाख ये पढ़ा है। बिटकॉइन 2 लाख बिटकॉइन बाय करने चाहिए अगले 5 साल तक। तो एक साल में सिर्फ 2 लाख करने, इससे ऊपर नहीं करना। यूएस ट्रेजरी में ऐड करने के लिए। दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे में 2 लाख, चौथे में 2 लाख, पांचवे में 2 लाख, टोटल 1 मिलियन करना है 5 साल में। इसके ऊपर नहीं जाना है, ये भी बोला है। और बोला है कि 1 मिलियन को 20 साल के लिए होल्ड करना है। दुनिया का कोई प्रेसिडेंट आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, उस वॉल्ट को छू नहीं सकती 20 साल तक। 20वें साल पे जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब वो हमने 20 साल तक होल्ड कर लिया, तो ये लिखा है कि सिर्फ 5% से 7% हम बेचेंगे एक बारी में। और वो बोल रहे हैं वो इतनी बड़ी रकम होगी उस टाइम पे कि वो, मतलब सोचो कि वो, उन्होंने प्लान ये किया है कि सिर्फ डेट को पे करने के लिए, इमरजेंसी के लिए, या यूएस को किसी कैटास्ट्रॉफी में से बचाने के लिए यूज किया जाएगा सिर्फ 20 साल बाद। मतलब सोचो उनकी प्लानिंग देखो, अगर ये साइन हो गया ना तो पूरी दुनिया में क्या सिग्नल जाएगा, तो आप सोचो। इसी चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा काशिफ भाई आपसे। जैसे आप बोल रहे हो कि उन्होंने ये प्रपोज किया कि अपन 1 मिलियन बिटकॉइन खरीद लें, ब्लैक रॉक खरीद रहा है, अपन खुश हो रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं, मेन स्ट्रीम कंपनीज बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन इसका एक जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब बिटकॉइन आया था तो लोगों को लगा ये अपनी करेंसी है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। और जिस हिसाब से ब्लैक रॉक इसको खरीदे जा रहा है, और एक, तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक कंट्रोल हो जाएगा बिटकॉइन भी, जिस हिसाब से वो एक इस पे खरीद रहे हैं, इस पे एक पावर लगा रहे हैं, एक हाँ, अगर वो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन अगर वो ओन करने लग गए, तो इसका जो मेन मोटिव है बिटकॉइन का, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, उस पे कोई फर्क पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है? नहीं उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, देखो, क्योंकि ये तो प्रूफ ऑफ लोगों की करेंसी है ना। अगर प्रूफ एक ऑफ कंपनी उसको इतना ज्यादा खरीदेगी तो वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म है ना, तो बिटकॉइन किसके पास कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता। बिटकॉइन के लेजर में कोई फर्क कर सकता है, नहीं कर सकता, इस पे फर्क पड़ता है। मतलब सपोज करिए कि आप देखो, इसको सपोज करिए कि ब्लैक रॉक बोलता है कि जी आपने कभी ये देखा है, मैं मतलब इसको उदाहरण को बड़ा देसी तरीके से समझा दूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमने अपने परिवारों में देखा, एक आदमी गरीब था, भाई था कोई, जैसे 5 भाई थे, 7 भाई, गरीब था, तब तक उसकी कोई नहीं सुनता था। और अचानक उसने कुछ धंधा किया, कोई काम डाला, वो थोड़ा अमीर हुआ, उसके बाद कुछ और डाला, फिर अमीर हुआ। अब बाकी भाइयों के कंपैरिजन में ये भाई ठीक ठाक अमीर हो गया। इसकी ना, अब पहली चीज क्या होती है, जब भी कोई घर के अंदर डिसीजन लेना होता है तो कहते हैं भाई उसको बुला लो, वो नाराज हो जाता है, उसकी सुन लो। भाई क्यों? क्योंकि भाई वो पैसे वाला है। जब वो गरीब था तो उसकी कोई नहीं सुनता था, अब वो जब पैसे आ गए ना तो उसको हर डिसीजन में बिठाते हैं। पहले उसको बुद्धू कहते कि उसको आज ज्यादा उसको ज्यादा पता होगा, उसको नहीं, उसको और यार वो भाई ऐसे ही वो थोड़ी अमीर बना है, कुछ तो अब मैटर क्या है, यही प्रवृत्ति लैरी फिंक के अंदर भी आएगी। और आज वो फियाट में तो है ही, भाई कोई बात उसकी टाल सकता है? लैरी फिंक की बात को कोई देश टाल नहीं सकता। तुम्हें पता है, जिस देश में वो जा रहा होता है ना, उसको वही प्रोटोकॉल मिलता है जो यूएस के प्रेसिडेंट को मिलता है। प्रोटोकॉल उसका वही है भाई साहब, जलवे उसके प्रेसिडेंट से कम नहीं है लैरी फिंक के। और पहली बात तो जाता ही नहीं कहीं, और अगर कहीं चला जाए ना तो 20 दिन पहले तो उसकी आने की प्रिपरेशन चलती है कि लैरी फिंक आ रहा है। अब मजे की बात देखो, बिटकॉइन में भी वो चाहेगा कि मुझे इज्जत मिले। अबे इज्जत कौन दे रहा है उसे? यहाँ क्या तुम कुर्सी से खड़े हो जाओगे कि लैरी फिंक के पास बहुत सारे बिटकॉइन है तो मैं कुर्सी से खड़ा हो जाऊं? तो किसी नोड को क्या फर्क पड़ रहा है? उस नोड पे लैरी फिंक का क्या कंट्रोल है? उसका नेटवर्क पर क्या कंट्रोल? प्राइस पे उसका जरूर कंट्रोल हो सकता। प्राइस पे भी कंट्रोल ये कि वो डंप कर सकता है एक साथ। दैट इज द ओनली वे टू डू इट। बट अदरवाइज प्राइस डंप होने से लेजर चेंज, मेरा तुम्हारा लेजर चेंज नहीं होगा, मेरा तुम्हारा नोड का हक नहीं चला जाएगा, मेरा और तुम्हारा माइनिंग का हक नहीं चला जाएगा।
सिर्फ वो प्राइस को डंप कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइस को डंप भी कर सकता है, और उसने अगर बिटकॉइन ETF को तुमने कभी ध्यान से पढ़ो एग्रीमेंट को, उसमें उसने लिखा है कि अगर फोर्क हुआ, जिस चेन को वो बोलेगा ओरिजिनल चेन, वही चेन बिटकॉइन मानी जाएगी। सोचो, अच्छा। उसने हाँ, तो उसने अपनी चेन अपने लिए सहूलत के लिए लिख दिया है, लेकिन उसके चाहने से चेन ओरिजिनल नहीं नहीं मानते। होगी। सतोशी नाकामोटो ने बता दिया, जिस चेन पे सबसे ज्यादा प्रूफ ऑफ होगा वो चेन जो है वो ओरिजिनल चेन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लुएंस कर सकता है प्राइस। अब मेरी बात सुनो, इसका भी मैं आंसर देता हूँ, फिर इस सेशन को हम क्लोजर की तरफ ले चलेंगे कि हाँ, ब्लैक रॉक का असली धंधा क्या है? अरे उसके खुद के पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं बिटकॉइन एसेट में। मैनेज करना एक्चुअली बड़ी तुम्हारे कंपनी। तुम्हारे 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 दुनिया के सारे लोगों के पैसे इकट्ठे करके बिटकॉइन ETF में डाल रहा है, उसका वो चार्ज ले रहा है। बिटकॉइन के बड़े होने से उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। बिटकॉइन को वो डंप क्यों करेगा? अगर वो बिटकॉइन को डंप करके क्योस पैदा करेगा तो प्राइस नीचे जाएगी, लोगों का विश्वास टूटेगा, लोग बाहर निकलेंगे बिटकॉइन से, तो ब्लैक रॉक की कंपनी को फायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो गेम थ्योरी ये कहती है कि वो काम नहीं करेगा जिससे उसे नुकसान हो रहा होगा। कि जैसे कि 51% अटैक करने से बिटकॉइन के नेटवर्क पे तुम्हें फायदा होगा, नुकसान होगा। अरे तुम उतनी ही तो एनर्जी स्पेंड कर रहे हो जितनी माइनिंग में लगती है, तो क्यों ना जब मेरे पास इतना हैश रेट हो गया तो मैं बिटकॉइन को माइन कर लूं, नुकसान क्यों करूं? परफेक्ट। सही बात है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। एक तो जो एआई का आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ये एक, अब जाने से पहले मेरे दो क्विक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही हाँ। शॉर्ट, तो आप उनको जल्दी से बता सकते हो। पहला ये है हम्म। कि आपका फेवरेट कॉइन कौन सा है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जो आपकी फेवरेट है इस बुल रन में? डेफिनेटली नॉट बिटकॉइन। बिटकॉइन, बिटकॉइन इज ऑब्वियसली एवरीवन्स फेवरेट, इसके अलावा। यार इसके अलावा कोई आल्ट मुझे कॉइन। मुझे हाँ। मुझे लोग लोग ना इसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे इथेरियम बहुत पसंद है, और इथेरियम के अंदर मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। और उसके बाद मैं सोलाना, ठीक है, सोलाना को एंड सुई, इनको मैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जब ये इकोसिस्टम बढ़ रहा होगा ना, तो चेन लिंक और ग्राफ प्रोटोकॉल का भी बहुत रोल आएगा। जब ये AI का जब सिस्टम बनेगा तो उसमें आप ग्राफ प्रोटोकॉल का बहुत यूज होगा। अभी चेन लिंक और ग्राफ प्रोटोकॉल की ना कोई बात ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब ये डीपिन का नैरेटिव बहुत बड़ा होगा तो चेन लिंक, और जब AI का नैरेटिव बड़ा होगा तो ये आपका ग्राफ प्रोटोकॉल का जो है आप इसका काफ़ी वो आएगा। और आपका यूनिस्वैप जैसे प्रोटोकॉल, जब DeFi बहुत बड़ा होगा तो डेक्सेस ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो यूनिस्वैप हो गया, DYDX हो गया, और आपका रेडियम हो गया। मीम कॉइन्स में बिल्कुल दूर रहता हूँ भाई, मुझे ये समझ नहीं आता है कि मुझे कौन मतलब, ठीक है वो कल्चर का पार्ट है, लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं मीम कॉइन्स को बिल्कुल दूर रहता हूँ। एंड या दैट्स इट। मतलब दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से, जो अभी नए क्रिप्टो में आ रहे हैं, अभी जो इन्वेस्ट करना जिन लोगों ने शुरू किया? देखो, एक तो सालों में सोचो, और 100 रुपये अगर लेके आ रहे हो इस इंडस्ट्री में, 50 रुपये को बिल्कुल सिक्योर कर दो बिटकॉइन में डाल के। पहले तो सिक्योर करो अपने आप को, और 15-20 रुपये इथेरियम में भी डाल के सिक्योर कर लो, तो तुम मोटा मोटा 60-65% अपनी जिंदगी को टेंशन फ्री कर दो। अब तुम्हारा मन है कि एक बोरिंग आदमी को नहीं सुनना, जैसे मैं बोरिंग साउंड करता हूँ, मैं जनरली मेरी जो थीसिस है वो सालों में सोचना, ऐसे करना। अब तुम ठीक है ना 20-30 रुपए से करना, करते रहो जो करना है। अब देखो उसमें भी ये है, अगर तुम 50 साल से ऊपर हो तो बिल्कुल भी मत करो, फिर अपने 100 रुपए को सिक्योर कर लो। तुम्हारे पास जिंदगी में वैसे ही, अब वैसे तो जिंदगी अब आदमी क्या प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली तुम जिंदगी के उस पड़ाव पे हो के ज्यादा रिस्क मत लो। 40 साल की रेंज में हो तो भी मतलब 50% अपने पैसे को सिक्योर करके चलना, हाथ मत लगाना, मतलब BTC में डाल के रखना। और 20-30 साल की उम्र में तुम कुछ भी करो, लेकिन उसमें भी मैं रिकमेंड यही करूंगा कि ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं। मीम कॉइन्स कोई पैसा, हाँ तुक्के वुक्के लगेंगे, जितना कमाओगे उतना गवा भी दोगे। नेट देखोगे तो कहोगे यार क्या 15-20% के लिए मैंने दिमाग खराब कर दिया यार। ये है मतलब, या तो ट्रेडिंग है फुल टाइम जॉब, हल्के मत लिया करो। क्रिप्टो की ट्रेडिंग 24 घंटे चलती है भाई। यहाँ एक रात आप सोए,
आपका ट्रेड निकल गया, मार्जिन आप लिक्विडेट हो गए। मैंने ऐसे लोगों की बहुत कहानियां सुनी है कि बंदा कहता है यार मैंने ना शाम को ये सोचा था कि रात को सोने से पहले अपने मार्जिन को बढ़ा दूंगा, मार्केट गिर रही है कहीं मैं लिक्विडेट ना हो जाऊं। सुबह को उठा यार वो लिक्विडेट हो गया यार मैं, क्योंकि रात को उसको याद ही नहीं रहा। हम्म। तो ऐसी कई हजार कहानियां हैं कि लिक्विडेट हो गया जबरदस्ती। कई बार तो बोला कि यार एक्सचेंज ने लिक्विडेट कर दिया मेरा। कभी वो बोलता है यार वो हैंग हो गई कॉइनबेस, और कॉइनबेस जैसी एक्सचेंजेस हैंग हो जाती हैं जब वॉल्यूम बहुत बढ़ता है, तो हैंग हो जाती है एक्सचेंजेस। ऑर्डर तो बुक्स। ऑर्डर बुक, तो यार ये मत करो प्लीज। अपने पैसे की तुम नहीं इज्जत करोगे, मतलब सपोज तुमने हार्ड अर्न मनी अर्न करी है, उसको ऐसे रातों रात मत उड़ाओ। नाइस। थैंक यू वेरी मच, आपकी बहुत अच्छी एडवाइसेस थी। और एडवाइसेस, आखिरी वाली चीज़ आपसे जो आपने बात कही है कि अपने जो भी पैसे हैं उनको संभाल के और रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और वो बस 100x की लेवरेज खोली और गए। ये रातों बहुत रात करते होने हैं। के लिए गेम रातों बनना रात होता अमीर होने के, हाँ, रातों रात अंबानी बनने का बहुत शौक होता है लोगों गैम्बलिंग को। है वो तो। हाँ, गैम्बलिंग, हाँ, हाँ, गैम्बलिंग गैम्बलिंग करते हैं मत लोग। करो। इसकी क्रिप्टो के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसको समझो, उसको समझ के फिर बिल्कुल इन्वेस्ट करो। जी। राइट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अपना सेशन ख़त्म करते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा काशिफ भाई को आने का हमारे चैनल पे, और साथ ही साथ अभी को भी। और यहाँ पे अगर कोई आखिरी वर्ड्स हैं काशिफ भाई के तो उनसे सुनते हैं, एंड देन लेट्स फिनिश द सेशन। नहीं नहीं यार, इसका शॉर्टकट कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री में। और इसको पहले सीख के करो, समझ के करो। और जब तक सीखे रहो तब तक बिटकॉइन और इथेरियम में बने रहो। जब सीख जाओ, डीजन करना, इसको कहते हैं डीजन करना, कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये करना वो करना, मीम को एक्सप्लोर करना, नरेटिव्स को एक्सप्लोर करना, छोटे छोटे स्मॉल गैप्स को, ये इसमें समय लगेगा। जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो तब तक स्टडी करो 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 करो। जब लगे कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार अब मैं कर सकता हूँ, और इस इंडस्ट्री में जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, यूट्यूबिंग करो, कंटेंट बनाओ, और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। मतलब अपना करियर को तलाश करो, एंड देन लेट्स सी। थैंक यू सो मच। बेहतरीन हो गया जी। अभी तो ठीक है। कुछ कह रहे थे अभी? नहीं, मैं थैंक यू बोल रहा था। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। इतने 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 अच्छे तरीके से जो आपने एक्सप्लेन किया हर एक एक चीज के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगेन काशिफ भाई, मुझे भी आज 2-3 चीज़ें पता चली जो मुझे नहीं पता थी, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। और मेरी मेरी तरफ से रहीम को, रहीम या राहिल नाम से, सॉरी मैं भूल गया। रहीम, रहीम, उनको, रहीम भाई को थैंक यू बोल देना। और कॉइन ब्यूरो टीम को भी थैंक यू, ग्लोबल टीम को। मैं एक्चुअली, तुमने ये सवाल नहीं पूछा कि आपका सबसे फेवरेट वो कौन है। तो मेरा एक्चुअली सबसे फेवरेट, मैं कोई इसको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो कॉइन ब्यूरो ही मेरा सबसे फेवरेट चैनल है। अब तो, पहले तो उसमें गाय होता था अकेला, अब तो बहुत लोग हैं, तो मैं सभी को देखता हूँ ऑलमोस्ट। निक निक भी आ गया। तो मतलब हाँ, जो जो एनालिसिस उनकी होती है, मेरा आधा कंटेंट की नॉलेज में वहीं से लाता हूँ। दे हैव अ लॉट ऑफ, जो कॉइन ब्यूरो तो की मेन टीम है उनकी काफ़ी रिसर्च अच्छी होती है, मैंने भी मेरी देखी। तरफ से उनको थैंक यू बोल देना, स्पेशल थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वंस अगेन आपने ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर दोबारा आपको फ्यूचर में मौका रहा तो डेफिनेटली वी विल सी यू अगेन। ठीक है जी, थैंक यू वेरी ओके मच। भाई, थैंक यू। ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय। बाय बाय।